देखना भाई लाइव हो गया क्या। एक बार कमेंट करके बता दो भाई, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। हेलो सर, यस सर, चलो बढ़िया। सबको गुड इवनिंग भाई। आज यार 4-5 मिनट में लेट हो गया भाई, उसके लिए सॉरी। ठीक है, क्लास अपनी शुरू कर लेते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाते हैं वो। सबको गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। ठीक है, महेंद्र, रजत, गौरव, ऋतुराज, सबको गुड इवनिंग। ठीक, आ जाओ पढ़ लेते हैं अपन। सबसे पहले बच्चे बार बार बीच के अंदर मैसेज ना करें, है ना। वो उसके लिए मैं पहले बता रहा हूँ कि अपनी जो फ्री क्लासेस होती हैं कब होती हैं, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को। ठीक, टाइम रहता है अपना 7 बजे। चलो जी, अब अपन शुरू कर लेते हैं अपना। देखो, जो भी बच्चों ने सीधी ये वीडियो क्लिक कर लिया, आपको किसी फ्रेंड ने रेफरेंस दिया, आपको किसी फ्रेंड ने कोई शेयर वीडियो कर रखी है, उससे आपने ये वीडियो चला ली है, तो एक चीज़ समझना, ये इंग्लिश है, ये एक लैंग्वेज है। मैथ्स और रीजनिंग की तरह नहीं है कि आपने एक जो टॉपिक है वो पढ़ लिया और उसके बाद फिर दूसरा पढ़ लिया, तो कोई आपस में रिलेशन नहीं है। कोई मर्जी वीडियो आपने एक चलाई फिर दूसरी चला ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समझना क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले आपको बेसिक देखना पड़ेगा, है ना। तो चैनल पे जितने बेसिक के वीडियोस हैं वो सारे के सारे देख लिया करो, और साथ के अंदर कम से कम और कुछ नहीं तो जो नरेशन है ना, एटलीस्ट इसके वीडियो शुरू से देख लो, ताकि आपको समझ में आए कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, ये जो रूल बनाए गए हैं क्यों बनाए गए हैं, सारी बातें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा मेरे भाई की समझ में आए, बढ़िया है ना। वीडियो को देखने का कुछ ना कुछ तो रिजल्ट अपने को मिलना चाहिए ना। चलो आ जाओ, अब अपन शुरू कर लेते हैं इसको। आज अपन करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। देखो, द मैन सेड अलास माई फादर इज डेड। द मैन सेड अलास माई फादर इज डेड। ठीक है, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर आप कोई चीज एक्सक्लेम करते हो। कहने का मतलब कोई सडन सॉरो, कोई सडन हैप्पीनेस, जैसे अलास, हुर्रे, फाय, डिस्गस्ट, एंगर, इन सब को एक्सप्रेस करने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंडर में आते हैं। इतनी कहानी क्लियर है? चलो आ जाओ। अब इस सेंटेंस को एक मैं आपको बना के दिखाता हूं, फिर आगे आपको बनाने हैं। ठीक है, द मैन, जैसे अपन ने इस सेड को असर्टिव सेंटेंसेस में किस में चेंज किया? टोल्ड में। अच्छा, इसको इंटेरोगेटिव में किस में चेंज किया? आस्क्ड में। इसको अपन ने इंपेरेटिव में किस में चेंज किया? ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट में। तो अगर यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, तो फिर अपन क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड। द मैन एक्सक्लेम्ड। अब इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप लिख दिया करो द मैन एक्सक्लेम्ड। अब आपको ये अलास पढ़ के कैसा लग रहा है? अलास माई फादर इज डेड, द मैन एक्सक्लेम्ड अलास माई फादर इज डेड। ये पढ़ के कैसा लग रहा है? सोरोफुल है ना। आपको लगाना होगा कई बार एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद एंगर। वो हम सेंटेंस पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपन लगाया करेंगे। तो इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, द मैन एक्सक्लेम्ड, द मैन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिख दो, द मैन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिख दो, या द मैन एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली भी लिख सकते हो। द मैन एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली, सॉरोफुली, द मैन एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली। इन दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हो, या तो द मैन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिख दो या सॉरोफुली लिख दो। ऐसे ही आप द मैन एक्सक्लेम्ड विद एंगर लिख दो चाहे एंग्री लिख दो। ऐसे आप चाहे मैन एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिख दो चाहे जॉयफुली लिख दो, बात एक ही होती है। ठीक, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हो। कहानी क्लियर है? देखो, जो मुझसे बच्चे पढ़ रहे हैं
या पहले बेसिक वगैरह पढ़ चुके हैं वो देखो जानते होंगे कि विद प्रीपोजिशन सौरो इसका ऑब्जेक्ट है ना। और ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर है। कैसे? सौरो के साथ, दुख के साथ, ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर है। तो या तो आपको ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर लगा दो या सीधा ही एडवर्ब ऑफ मैनर लिख दो सौरफुली, आपकी मर्जी है। विद एंगर लिखोगे वो भी वही काम करेगा जो एंग्रीली करता है। विद प्रीपोजिशन एंगर उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। या तो आपको ये एडवर्ब ऑफ मैनर का फ्रेज लगाओ या फिर सीधा ही एडवर्ब ऑफ मैनर लिख दो, बात एक ही है दोनों। इतनी कहानी क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद आपको एक कंजंक्शन लगानी पड़ेगी। द मैन एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली, द मैन एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली, और फिर आपने यहां पे क्या लिख दिया? कंजंक्शन लगाई दैट, एक आपने कंजंक्शन लगाई दैट। अब एक चीज समझिए, ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है, इसने जब ये बात बोली तो इसने बोला माई फादर, मेरे पिताजी, ठीक है। अब इस बात को ये वाला पर्सन तो बोल नहीं रहा, इस बात को कोई नया पर्सन बोल रहा है। लेट्स से ये जो बंदा था इसने ये बात बोली, अब ये बात मैंने सुनी और मैं अब किसी थर्ड पर्सन ध्रुव को ये बात बता रहा हूं। कुछ आई बात समझ में? ये बात इस पर्सन ने बोली और ये बात मैंने सुनी और अब मैं ये बात ध्रुव को बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो फिर मैं माई फादर थोड़ी लिखूंगा। जब इस पर्सन ने बोला, इसने तो कहा माई फादर, लेकिन अब जब मैं इस बात को बताऊंगा तब मैं माई फादर थोड़ी लिखूंगा। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे जब आप माई फादर लिख रहे हो, जहां पे जब आप माई फादर लिख रहे हो तो ये तो इस पर्सन का फादर है ना। तो अब मैं जब इस बात को बोलूंगा तो क्या लिखूंगा? थर्ड पर्सन कर दूंगा, हिज फादर कर दूंगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिज फादर। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ा सा लॉजिकली सीखने की कोशिश किया करो। इसको इतना रटने की जरूरत नहीं है कि माई क्या है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, मैन के अकॉर्डिंग हिज आएगा। इतना तो तुम खुद भी सोच सकते हो ना। एक बंदा, मान लो ये जो पर्सन है ये मैं हूं, अगर मैं बोल रहा हूं तो क्या है? माई फादर इज डेड। लेकिन अगर मैं किसी की कही गई बात को बता रहा हूं तब माई फादर थोड़ी लिखूंगा, तब मैं कहूंगा उसके फादर। तो इसलिए यहाँ पे हिज में चेंज हो जाता है। ये कोई रटने की बात नहीं, सीधी सीधी समझने की बात है, ठीक है। आ जाओ, तो हिज फादर। अब ये जो इज है, जब मैंने आपको टेंस की आइडेंटिफिकेशन पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो, तो ये वर्ब की पहली फॉर्म है, तो ये बनाएगा जी प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये क्या बना देगा जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इसको कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। कैसे करोगे? वॉज से। और ये डेड होता है जी एडजेक्टिव, ये डेड है जी एक एडजेक्टिव, इसमें कुछ चेंज मत कर देना, कहीं डेड को भी डेडिड वेडिड बना दो। ये कोई वर्ब नहीं है कि इसके अंदर अपन को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज डेड। तो द मैन एक्सक्लेम्ड, ध्यान रखिए एक्सक्लेम के बाद जैसा आपको इमोशन नजर आए, अगर कोई खुश है तो द मैन एक्सक्लेम्ड विद जॉय या जॉयफुली, द मैन एक्सक्लेम्ड विद सोरो या सोरोफुली, द मैन एक्सक्लेम्ड विद एंगर या एंग्रीली। आप कोई भी लगा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, जैसा आपको मीनिंग लगे। उसके बाद आपको दैट कंजंक्शन लगानी है, और फिर जैसे बीच में सारी चीजें चला करती थी, जैसे माई को हिज करना, इज को वॉज करना, ये सब बातें पुरानी है, ये अपन पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। अब अगले सेंटेंसेस पे आ जाओ। अब आगे के आप मुझे बना के दिखा दो। शिखा बच्चे बार बार कमेंट मत करिए, जितना मुझसे पॉसिबल है मैं क्लासेस ले रहा हूं, है ना। ऑल्टरनेट डेज पे ले रहा हूं, अभी इतना पॉसिबल है, जब रेगुलरली पॉसिबल होगा तब रेगुलरली लूंगा, और अगर नहीं पॉसिबल हो पाएगा तो बच्चे नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। जितना मुझसे पॉसिबल हो पा रहा है मैं ले रहा हूं। चलो जी, इसका बना के दिखाओ जरा एक बार। अंकित मिश्रा, बिल्कुल जरूरी नहीं है मेरे भाई, मैंने पोस्ट भी डाला था स्पेशली इसलिए कि अगर आपने एक बार कोर्स कर लिया तो दोबारा कहीं दोबारा करने की जरूरत नहीं है। चलो जी, एक बार इसका बना के दिखा दो फटाफट से। बहुत बढ़िया धर्मराज, इशिता, करो भाई, बाकी भी ट्राई करो फटाफट से, फिर मैं बनाता हूं। ये दो सेंटेंसेस इजी हैं और इसके बाद के जो सेंटेंसेस हैं उनसे मैं आपको कुछ बढ़िया सिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर आपको ये दो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तब हम अगले भी सीख समझ पाएंगे और उनमें कुछ बढ़िया सीखने को मिलेगा। चलो जी, आ जाओ। देखो इसका अपन क्या बना देंगे,
द गर्ल exclaimed with joy, द गर्ल exclaimed with joy, या फिर joyfully, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है, ठीक है। द गर्ल exclaimed with joy कर दें या joyfully कर दें, वो आपकी मर्जी है। फिर बता रहा हूं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, जैसे असर्टिव में हम इसको टोल्ड में चेंज कर रहे थे, इंटरोगेटिव में हम इसको आस्क में चेंज कर रहे थे, इंपेरेटिव में हम इसको ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट में चेंज कर रहे थे, ऐसे इस बार हम इसको एक्सक्लेम्ड में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, देखो ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ, पहचान है इसकी, है ना। अच्छा, अगली बात, जैसे वहां पे अपने को ऑर्डर लगता था तो अपन ऑर्डर में चेंज करते थे, एडवाइस लगता था तो एडवाइस में चेंज करते थे, रिक्वेस्ट लगती थी तो रिक्वेस्ट में चेंज करते थे। ऐसे यहाँ पे आपको सेंटेंस पढ़ के अगर आपको लग रहा है कि खुशी की बात है तो विद जॉय या जॉयफुली लिख दो, दुख की बात है तो विद सोरो या सोरोफुली लिख दो, अगर आपको लगता है एंगर, गुस्से होने की बात है, जैसे अभी आगे गुस्से वाले भी कराऊंगा, तो विद एंगर या एंग्रीली लिख दीजिए, है ना। तो जैसा जैसा अपने को सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा भी कैसी बात हो रही है, उसी हिसाब से अपन लगा देंगे, है ना। आ जाओ। तो द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद जॉय या जॉयफुली, फिर मैंने क्या कहा कि एक कंजंक्शन लगानी है आपको दैट, फिर आपने एक दैट कंजंक्शन लगा दी। अब मेरा सवाल ये है, ये वी जो है ना, ये वी फर्स्ट पर्सन है, ये वी क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये वी क्या है, ये वी फर्स्ट पर्सन है। अब समझना, ये वी है जी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है गर्ल, तो गर्ल के अकॉर्डिंग क्या मैं इसे शी कर दूं, यहां पे क्या लिखूं, मतलब शी लिखूं कि वी का वी ही छोड़ दूं, कि मैं इसको दे कर दूं, ये मेरा सवाल है। आगे हर बच्चे को पता है कि ये वॉन जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे हैड वॉन हो जाएगा और मैच का मैच ही रह जाएगा, ये बात तो हर बच्चे को पता है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने तो रूल रट रखा था ना, आपने क्या रूल रट रखा था कि ये वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, गर्ल के अकॉर्डिंग या शी लगा दो, रूल तो यही है, हर किताब में यही रूल लिख रखा है कि जो फर्स्ट पर्सन होते हैं आई वी ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, सब्जेक्ट ये रहा गर्ल, लो जी यहाँ पे फिर शी लगाओ फिर। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था, देखो शुरुआत में जब मैं पढ़ा रहा था ना, तो बहुत बच्चे कि सर ये बेसिक बातें पढ़ा रहे हो क्या, बच्चों वाली बातें पढ़ा रहे हो, क्यों ये कहानियां सी बना रहे हो, कहानियां याद करूं कि रूल याद करूं। तो समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आपको सबसे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आखिर ये नरेशन है क्या, आखिर डायरेक्ट स्पीच क्या है, आखिर इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। आओ अब इसको समझते हैं कि क्या लगेगा और क्यों लगेगा। मान लो ये जो लड़की है इसका नाम है अंजलि, मान लीजिए इसका नाम है अंजलि, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब समझना, अंजलि ने कहा हम मैच जीत गए, अंजलि ने कहा हम मैच जीत गए, ठीक है जी। अब ये जो हम है, ये जो वी है, अब देखो दो बातें हो सकती हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आप मैच देखने गए, अपना इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है, अपन उस ग्राउंड में बैठे, उस स्टेडियम में बैठे, हम मैच देख रहे हैं, ठीक है। और है क्या चीज कि इंडिया मैच जीत गई, तो क्या कहोगे, ये टीम मैच जीत गई कि क्या कहे, हम मैच जीत गए। इंडिया की टीम जब मैच जीतेगी तो अपन कहेंगे ना हम मैच जीत गए। कुछ आ रही है बात समझ में। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई टीम हो, है ना, और ये लड़की बस देखने गई, इनके कॉलेज की टीम हो सकती है, ये इनके कोई कॉलेज की टीम हो सकती है, या फिर इनके कोई स्टेट की टीम हो सकती है, या फिर इनकी कंट्री की कोई टीम हो सकती है, ये सब बातें कुछ आ रही है बात समझ में। और ये अंजलि उस टीम का हिस्सा ना हो, एक पोजीशन तो ये हो सकती है, या फिर दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि अंजलि एक टीम का हिस्सा थी, मान लो कोई हॉकी मैच था या फुटबॉल मैच था, मैच हुआ, अंजलि की टीम मैच जीत गई और अंजलि ने चिल्लाया हम मैच जीत गए थे। अब समझना, क्या सिर्फ अंजलि जीती, नहीं, पूरी की पूरी टीम जीती है, लेकिन अंजलि ने पूरी टीम के बिहाफ पे बोल दिया। फॉर एग्जांपल, मान लो आपकी क्रिकेट टीम है, आप क्रिकेट का मैच खेल रहे थे, तो जब आपकी टीम मैच जीती तो क्या कहोगे, मैं मैच जीत गया कि हम मैच जीत गए। बोलने वाला तो एक है, लेकिन वो बोल किनके बिहाफ पे रहा है, सबके बिहाफ पे बोल रहा है। कहानी आगे समझ में। तो बात यह है कि मान लीजिए ये कोई टीम है जो मैच जीतती है। अब दो सिचुएशन है, या तो अंजलि इस टीम का पार्ट है या फिर अंजलि इस टीम का पार्ट नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी।
अंजलि इस टीम का पार्ट होके भी ये सेंटेंस बोल सकती है वी वॉन द मैच, और अंजलि इस टीम का पार्ट हुए बिना भी ये सेंटेंस बोल सकती है वी वॉन द मैच। बोलो जी, कुछ आ गई कहानी समझ में? आ रही है बात समझ? चलो अब देखना जरा क्या कहना चाह रहा हूं। अब ये वाली बात इस लड़की ने बोली, इस लड़की ने बोली और मैंने सुनी, मान लो ये वाली बात इस लड़की ने बोली और मैंने सुनी, अमन ने सुन ली, ठीक है। अब अमन ये बात जो बता रहा है वो बता रहा है कुणाल को, ठीक। कुणाल मुझसे पूछ रहा है अरे वो लड़की क्या चिल्ला रही थी, अरे वो लड़की क्या चिल्ला रही थी। मैं क्या कह रहा हूं, द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद जॉय, द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब एक चीज है समझना कि यहां से हमें ये तो पता चल गया कि अगर ये वी लगा रहे हो तो इसका मतलब एक जने की तो टीम है नहीं है, लड़की अकेली तो है नहीं कि मैं शी वॉन द मैच लिख दूं। कुछ आई बात समझ क्या कहना चाह रहा हूं? अगर ये यहाँ पे वी लिख रही है, अगर लड़की अकेली होती, लड़की अगर ये अकेली होती, कुछ खेल रही होती, चेस खेल रही होती, तो क्या चिल्लाती, आई वॉन द मैच। लेकिन इसने वी चिल्लाया, इसका मतलब इसके साथ और लोग भी हैं, तो यहाँ पे शी की तो प्रोबेबिलिटी हो गई खत्म, शी तो नहीं आ पाएगा। चलो अब अगली बात समझना। अब देखो, अब बात यह है कि ये जो सुनने वाला है अमन, ये जो सुनने वाला है अमन, मान लो कि ये भी इसी टीम का हिस्सा था। मान लो कि ये जो अमन है ये इस टीम का हिस्सा है, ये लड़की भी इस टीम का हिस्सा है, हमारे कॉलेज की टीम थी और हम कोई मैच जीत गए। कुछ आ रही है बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? वो जो लड़की है वो चिल्लाई कि हम मैच जीत गए। अगर अमन भी इसी टीम का हिस्सा है और अंजलि भी इसी टीम का हिस्सा है, अगर अमन भी इसी टीम का हिस्सा है, अंजलि भी इसी टीम का हिस्सा है, कुणाल भी इसी टीम का हिस्सा है, तब हम लगाएंगे वी। लेकिन अगर अमन इस टीम का हिस्सा नहीं है, अमन भी इस टीम का हिस्सा नहीं है, कुणाल भी इस टीम का हिस्सा नहीं है, बस अंजलि हो भी सकती है उस टीम का हिस्सा और नहीं, फिर लगाएंगे दे। मुझे लगता है काफी बच्चे हो गए होंगे अब कंफ्यूज। ध्यान से सिचुएशन इमेजिन करो, इसीलिए मैं कह रहा हूं यहाँ पे रूल रट्टे सब बेमाने हो जाएंगे, सब फ्लॉप हो जाएंगे। ध्यान से सोचने समझने की कोशिश करिए कि एक सिचुएशन, पहली सिचुएशन ये करो, मान लो कि आप 4-5 लोग, आप 20 लोगों का ग्रुप गए, आप 20 लोगों का पिकनिक पे, मनाली पे आपको कॉलेज का टूर ले गया, वहां पे रस्सी खींचने की गेम हो रही है, ठीक है। और एक साइड पे आपके सेक्शन के काफी सारे बच्चे हो गए जिसमें अंजलि भी है, आप खुद भी हो, यानी अमन जो मैं बोलने वाला हूं वो खुद भी हूं, कुणाल भी है, सब है, ठीक है। अब कुणाल ने मुझसे पूछा अरे वो लड़की क्या चिल्ला रही थी, अरे वो लड़की क्या चिल्ला रही थी। मैं क्या कह रहा हूं, वो लड़की, द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वी वॉन द मैच, हमने मैच जीता था, कुणाल भी उसी टीम का भाग था, मैं भी उसी टीम का भाग हूं, वो लड़की भी उसी टीम का भाग है, तो हम लगाएंगे वी। कहानी आई समझ में? लेकिन अगर मान लो मैं और कुणाल उस टीम का भाग नहीं है, मैं और कुणाल उस टीम का भाग नहीं है, ठीक है, तो अब हम दोनों बाहर बैठे हैं, वो हम कहीं कैंप में आए हुए थे, वहां ये ग्रुप आया हुआ था और वो अपना खेल खेल रहे थे, तो कुणाल ने मुझसे पूछा अरे वो लड़की क्या चिल्ला रही थी। मैं क्या, वो लड़की चिल्ला रही थी दैट दे वॉन द मैच, उन्होंने मैच जीत लिया। वो लड़की चिल्ला रही थी दैट दे वॉन द मैच। कुछ आ रही है कहानी समझ में? तो यहाँ पे वी भी ठीक है, दे भी ठीक है, दोनों के मीनिंग अलग अलग है, समझना। अगर दे लगाओगे तो इसका मतलब है कि ये जो बोलने वाला है, ये जो बोलने वाला है और ये सुनने वाला है, ये इस टीम का हिस्सा नहीं है, ये इस टीम का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अंजलि उस टीम का हिस्सा हो भी सकती है और नहीं भी, उसका हमें पता नहीं है, लेकिन अमन और कुणाल यानी जो अब बोलने वाला और सुनने वाला वो 100% हिस्सा नहीं है अगर दे लगाओगे तो। और वी लगा दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा अमन और कुणाल भी उसी टीम का हिस्सा है, अंजलि भी उसी टीम का हिस्सा है। कुछ आई बात समझ क्या कहना चाह रहा हूं? चलो अब देखना, मैं ना इसको एक काम करता हूं, कहां लिख दूं मैं इस बात को, ये देख लो यहां पे, ये दे मैं यहां पे लिख देता हूं। दे का मतलब क्या है, दे का मतलब क्या है कि अमन और कुणाल। दे का मतलब क्या है कि अमन और कुणाल टीम का हिस्सा, टीम के अंदर इंक्लूड नहीं है, टीम के अंदर इंक्लूड नहीं है। दे लगा दोगे तो इसका ये मतलब हो जाएगा, ठीक है। और एक दूसरा मतलब भी हो सकता है, टीम के अंदर इंक्लूड, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है समझ रहा हूं मैं, लेकिन एक चीज समझना, ये लड़की जब टीम का भाग नहीं थी, ये लड़की जब टीम का भाग नहीं थी, तब भी ये कह सकती थी कि हम मैच जीत गए। कैसे कह सकती थी? या तो वो इसकी स्टेट की टीम हो, इसकी डिस्ट्रिक्ट की टीम हो, इसकी कंट्री की टीम हो, तब भी कह सकती है ना हम मैच जीत गए। कहानी आ रही है समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? तो ऐसे ही
दे का मतलब क्या है? दे का मतलब ये है कि ये जो अमन और कुणाल है ना तो ये जो टीम है, ये जो मैच जीती है, ना तो ये इनके स्टेट की टीम है, ना इनके डिस्ट्रिक्ट की टीम है, ना ये खुद उसके हिस्सेदार हैं। ठीक है, अंजलि इस टीम का हिस्सा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो उसकी मर्जी। लेकिन अगर वी लगा दोगे, तब इसका क्या मतलब हो जाएगा? तब इसका मतलब ये हो जाएगा, इसको मैं यहां से तीर ले जाके, यहां लिख रहा हूं। वी लिखने का मतलब क्या है? वी लिखने का मतलब ये है कि अमन और कुणाल यानी जो नए स्पीकर और लिसनर हैं, ये दोनों या तो उस टीम का हिस्सा है, या फिर ये भी उसी साइड पे। कहने का मतलब जैसे ये अंजलि उस टीम का हिस्सा ना होने के बावजूद भी वी बोल पा रही है। क्यों? क्योंकि उसकी स्टेट की टीम है, डिस्ट्रिक्ट की टीम है, कंट्री की टीम है। तो या तो अमन और कुणाल खुद उस टीम में हैं, या फिर ये भी उसी स्टेट के हैं, या ये भी उसी कंट्री के हैं, या ये भी उस डिस्ट्रिक्ट के हैं जिसकी टीम ये मैच खेल रही थी। तो समझ आई कुछ बात? अगर वी लगा दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा अमन और कुणाल टीम का हिस्सा है, या फिर ये अंजलि की तरह ही उस स्टेट के हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के हैं, या उस कंट्री के हैं जिसकी ये टीम है। मुझे लगता है शायद बात आपको आ गई होगी समझ में, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बात थी। अब बात आई, एक बच्चा ये बार बार कह रहा है कि पेपर में कौन सा सही है? पेपर में दोनों ही सही हैं, कभी ऐसा होगा नहीं कि दोनों ही आपको ऑप्शन मिल जाए। फिर भी आपकी किस्मत खराब है और क्वेश्चन बनाने वाला आपके मजे लेने के स्वाद के उद्देश्य से पेपर बना रहा है, तो आप दे को प्रेफर कर लें। मैंने आपको बता दिया कि कौन सा लगाने से क्या मीनिंग निकलेगा, कौन से कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग निकलेगा। ग्रामेटिकली दोनों ही ठीक है। आप पेपर के अंदर दे को प्रेफर कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा चांसेस हैं कि ये उस टीम का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि द गर्ल यूज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर वो हमारी टीम में ही होती तो हम द गर्ल ना लिखते, उसका नाम लिखते सीधा। ऐसे रेफर नहीं करते हम उसको दा लड़की, मतलब वो लड़की लगा के। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? तो ज्यादा चांसेस है कि ये टीम का हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि ग्रामेटिकली वी को भी जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन आप पेपर में प्रेफर करें दे। बोलो जी, आ गई कहानी समझ में? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, जिसको थोड़ा सा कम समझ में आया है, अभी ये वीडियो जैसे ये खत्म होगी ना आज की क्लास, तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगी आपके पास। तो उस टाइम पे ना आप इसको देख लेना 2x स्पीड पे, एक दो बार दोबारा प्ले करके। जो जो सिचुएशन है देखो, दे लगाओगे तो इसका मतलब है कि जो अंजलि, ये जो अमन और कुणाल है, यानी अब जो नए स्पीकर और लिसनर है, जो इस बात को, नए वाले सेंटेंस को कह रहा है, जो इनडायरेक्ट स्पीच का वक्ता है, जो इनडायरेक्ट स्पीच का स्पीकर है, वो इस टीम का पार्ट नहीं है, और ना ही ये उसके स्टेट की टीम है, डिस्ट्रिक्ट की टीम है। ठीक है जी। अच्छा, और अगर वी लगा दोगे तो इसका मतलब क्या है कि अमन और कुणाल दोनों ही उस टीम के या तो पार्ट हैं, या ये अंजलि की तरह ही ये उस टीम का पार्ट नहीं है, लेकिन ये हमारे स्टेट की टीम है, हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम है, या हमारी कंट्री की टीम है। पता कैसे चलेगा? वही तो मैं कह रहा हूं ना बच्चे, पता नहीं चलेगा, इसीलिए तो वी और दे दोनों ठीक है। पता होता तो दोनों में से एक ही ठीक होता, हमें पता नहीं है इसीलिए तो कह रहा हूं दोनों ऑप्शन लगाए जा सकते हैं। कुछ आ रही है बात समझ में? नहीं पता इसलिए तो कह रहा हूं दोनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन पेपर में आप प्रेफर करना दे वाला, क्योंकि यहाँ पे द गर्ल लिखा हुआ है। अगर वो हमारी टीम की होती तो हमें उसका नाम पता होता, हमारी टीम में खेल रही हो तो हम कभी ये ना कहते द गर्ल। समझ रहे हो? हम उसका नाम ले लेते। इसके ज्यादा चांसेस हैं। टीम में खेल रही हो तब भी लड़की बोल के बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कह रहा हूं वी भी ठीक है, दे भी ठीक है, लेकिन पेपर में आए तो दे प्रेफर करें। कॉन्सेप्ट था एक नंबर का, उम्दा, बढ़िया, लेकिन बढ़िया उसके लिए जिसको समझ में आए। ठीक है, इसको बना के दिखा दो जी फटाफट, इसको करके दिखाओ जल्दी से।
बनाओ भाई फटाफट। द मैन एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज वेरी नॉनसेंस। द मैन एक्सक्लेम्ड विद एंगर दैट व्हाट अ नॉनसेंस ही वॉज। इट को ही में चेंज कर दिया भाई, बहुत बढ़िया। द मैन एक्सक्लेम्ड विद इरिटेशन दैट इट वॉज अ वेरी नॉनसेंस। नॉनसेंस नाउन है यार, नाउन के साथ वेरी क्यों लगा रहे हो? द मैन एक्सक्लेम्ड विद एंगर दैट व्हाट अ नॉनसेंस इट वॉज। चलो फंस गए ना काफी लोग, आ जाओ इसको बनाते हैं अपन। द मैन एक्सक्लेम्ड, द मैन एक्सक्लेम्ड, यार अभी इरेज भी नहीं होगा ये, पता नहीं यार मेरे पावर पॉइंट में क्या दिक्कत आ रही। हाँ अब हो गया। द मैन एक्सक्लेम्ड विद एंगर। किसी कह रहे हो ये क्या नॉनसेंस है, तो एंगर की फीलिंग ज्यादा है इसमें, है ना। एंगर विद एंगर लिखोगे, एंग्रीली लिख दोगे, दोनों में से एक लिख लोगे। या तो विद एंगर लगाओ या फिर आप एंग्रीली लगा लो। इतनी कहानी आ गई समझ में? अच्छा अब समझना जरा, है क्या चीज। पहले एक्सक्लेमेशन वाले वर्ड आ रहे थे, जैसे हुर्रे आ रहा था, अलास आ रहा था, साफ पता चला था। यहाँ पे वो जो एक्सक्लेमेशन है, वो जो सरप्राइज है, उसको कौन शो कर रहा है? उसको ये वर्ड शो कर रहा है वट। कुछ आई कहानी समझ में? तो जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जब इनडायरेक्ट कर रहे थे तो हुर्रे उड़ा दिया था, इस सेंटेंस में आपने हुर्रे लिखा देखना। यहाँ पे हुर्रे क्यों नहीं यूज किया यहाँ? क्योंकि एक्सक्लेम्ड विद जॉय से वो चीज क्लियर हो गई, है ना। ऐसे ही आपने पीछे क्या वहां पे अलास लिखा? दोबारा नहीं लिखा। तो ऐसे यहाँ पे बट भी नहीं लिखोगे। समझ आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूं? वो जो था वो आपने विद एंगर से चीजें क्लियर कर दी हैं। अब समझना जरा क्या कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे कंजंक्शन लगाई आपने दैट। द मैन एक्सक्लेम्ड एंग्रीली, द मैन एक्सक्लेम्ड एंग्रीली दैट। अब समझना, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये लिखा हुआ थोड़ा सा उल्टा। आपको ऐसे लग रहा है कि अब इसमें समझ ही नहीं आ रहा कहां सब्जेक्ट है कहां वर्ब है, कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? ये है क्या चीज? बेसिकली इट इज अ नॉनसेंस। इट इज अ नॉनसेंस का एक्सक्लेमेटरी वर्जन है व्हाट अ नॉनसेंस इट इज। इट इज अ नॉनसेंस का एक्सक्लेमेटरी वर्जन है कि व्हाट अ नॉनसेंस इट इज। कुछ आई बात समझ में? तो है क्या चीज, अपन इसको भी ऐसे कैसे रखते हुए क्या कर देंगे, दैट इट वॉज, दैट इट वॉज, क्योंकि इट मैंने बताया था इट को दैट में नहीं करते। इट को दैट में सिर्फ तभी करेंगे जब हमारे क्वेश्चन जब आया उसके अंदर जो 4 ऑप्शन आए हैं उसमें से 3 या तो कोई ग्रामेटिकली गलत है, टेंस के आधार पे गलत है, मीनिंग के आधार पे गलत है। एक ऐसा सेंटेंस है जो टेंस के अकॉर्डिंग भी सही है, मीनिंग भी सही आ रहा है, उसमें बस इट को दैट कर रखा है, तब आप इट को दैट में चला लेना। वरना जब तक इट को इट में ही रखने वाला ऑप्शन हो तब तक इट को दैट के पीछे चेंज करने के पीछे पागल मत हुआ करो। बहुत बार बच्चों को छोटी क्लास में पढ़ा दिया जाता है कि इट को दैट में चेंज करते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं। कहानी आ रही है समझ क्या कहना चाह रहा हूं? कि इट को दैट में करना ये चलन वहां से चला कि मान लो 4 ऑप्शन आए, 3 और किसी कारणों से गलत हो गए, टेंस की वजह से गलत हो गया या मीनिंग की वजह से गलत हो गया, किसी किसी वजह से गलत हो गए वो, है ना। लेकिन ये वाला जो है, ये वाला ऑप्शन टेंस से भी ठीक हो, मीनिंग से भी ठीक हो, बस इसमें इट को दैट में चेंज कर रखो तो चला देना, वरना इट को दैट में चेंज मत किया करो, ठीक है। तो इट वॉज। अब देखो क्या बनाएंगे इसका लोग, इट वॉज अ नॉनसेंस, ठीक, इट वॉज अ नॉनसेंस। अब एक चीज समझना, द मैन एक्सक्लेम्ड विद एंगर दैट इट वॉज अ नॉनसेंस, ये बना लिया अपन ने सबने, है ना। लेकिन ध्यान रखें जब भी एक्सक्लेमेशन दिखाने के लिए ये वर्ड यूज किए जाएं, जैसे व्हाट यूज कर दूं या हाउ यूज कर दूं, तो इनके साथ आपको एक खास बात ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ाने वाला वर्ड अपने घर से लगाना पड़ेगा। व्हाट अ नॉनसेंस इट इज, अगर व्हाट या हाउ से एक्सक्लेमेशन शो किया जाए, जैसे हुर्रे अलास के केस में नहीं, व्हाट या हाउ से अगर एक्सक्लेमेशन शो किया जाए तो यहाँ पे आपको इंटेंसिटी बढ़ाने वाला वर्ड एक अपने घर से आपको लगाना पड़ेगा। कहानी आ रही है समझ में? चलो,
तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे दैट इट वॉज, यहाँ पे आपको इस नॉनसेंस से पहले एक इंटेंसिटी बढ़ाने वाला वर्ड लिखना पड़ेगा। अब इतनी ग्रामर हो सकता है, मैं इसको घमंड में कह रहा हूं चाहे किसी चीज में कह रहा हूं, अगर आप मेरे चैनल पे, तो इतनी ग्रामर आपको बहुत बढ़िया से मुझे लगता समझ आ गई होगी कि ए आर्टिकल लगा हुआ है तो ये नॉनसेंस वर्ड 100% नाउन होगा। कुछ आई कहानी समझ में? तो यहाँ पे नॉनसेंस वर्ड जो है अगर ये नाउन की तरह से ट्रीट हो रहा है तो इसकी इंटेंसिटी उठाने के लिए क्या लगेंगे? काफी बच्चे वेरी लगा रहे थे। वेरी एक एडवर्ब होता है, एडवर्ब थोड़ी लगा दोगे मेरे भाई नाउन के लिए। यहाँ पे आपको एक एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। अगर एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा तो यहाँ पे आप ग्रेट लगाएं, इट वॉज एन अटर नॉनसेंस लगाएं। ग्रेट लिखोगे तो देखो ए ही पड़ा रहने देना, लो मैं इसको पूरे को ही कर देता हूं। अ नॉनसेंस, यहाँ पे इससे पहले ए को भी हटा के आपको या तो अ ग्रेट नॉनसेंस लिखें या एन अटर नॉनसेंस लिखें। एन अटर नॉनसेंस, अटर भी का भी मतलब है बिल्कुल, ये तो साफ साफ बेवकूफी है, तो साफ साफ नॉनसेंस है। क्लियर नॉनसेंस, अटर नॉनसेंस कैसे करें? समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? तो फिर से समझ लीजिए, ऐसा सेंटेंस था एक्सक्लेम्ड विद एंगर, मुझे लगा गुस्से उससे मैं कन्वर्ट करा तो एक्सक्लेम्ड विद एंगर या एंग्रीली चेंज कर दिया मैंने। अगली बात मैंने क्या करी कि वट और हाउ को यहाँ पे यूज मत करना, यहाँ पे दैट कंजंक्शन ही रहेगी। अगली बात की स्ट्रक्चर जो है ये उल्टा हो गया, जैसे व्हाट अ नॉनसेंस इट इज एक्चुअली क्या है? इट इज ए नॉनसेंस। इट इज अ नॉनसेंस का ही एक्सक्लेमेटरी वर्जन है, इसलिए उसको उल्टा करके लिख रखा अपन ने। तो उन सब चीजों को अपन चेंज नहीं करेंगे, इट को इट ही रहने देंगे। इट को कब दैट में चेंज करना है कब नहीं करना बता दिया। इज को मैंने वॉज में चेंज कर लिया। और ध्यान रखें जब भी व्हाट और हाउ से एक्सक्लेमेशन दिखाया जाए तो आप ये इंटेंसिटी को बढ़ाने वाला वर्ड लगा दिया करो। ये नॉनसेंस एक नाउन था इसलिए आप यहाँ पे ग्रेट या फिर अटर से लगा सकते हो। कहानी आई समझ में? जब ये क्वेश्चन पेपर में आया, बिल्कुल डिट्टो प्रीवियस ईयर है ये, पेपर में आया तो ऑप्शन में ग्रेट था जी, ग्रेट। इट वॉज अ ग्रेट नॉनसेंस। ठीक है, पेपर में ग्रेट था, लेकिन मुझे लगता है मीनिंग के आधार पर अटर ज्यादा बढ़िया रहता है इसमें, अगर एग्जामिनर देता तो। उस साल ग्रेट आया इसलिए मैंने ग्रेट भी लिख दिया है, लेकिन अगर मैं बेस्ट ऑप्शन की बात करूं तो अटर से बनाता मैं इसको। चलो जी, लेकिन ध्यान रखेंगे, देखो यहाँ पे ये चेंज कर देना, ये आर्टिकल ग्रेट के साथ जब यहाँ ग्रेट लिखोगे तो ए लग रहा होगा और अटर लिख रहे होगे तो एन लग रहा होगा, है ना? एडजेक्टिव है मेरे भाई ये ग्रेट और अटर ये दोनों ही एडजेक्टिव बनेंगे इस नॉनसेंस नाउन के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है जी, ये बना के दिखा दो, बढ़िया है, एक बार इसकी कर दो ट्राई और फिर आज की क्लास अपन स्थगित करेंगे। देखो यार, काफ़ी बार मेरे पास फेसबुक पे भी बहुत लंबे लंबे मैसेज करते हैं बच्चे, यहाँ यूट्यूब पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे कि सर नरेशन बहुत बहुत ही डिटेल में आपने बहुत बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन कर दिया, ऐसा मैंने नहीं पढ़ा था या जो भी है। देखो मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो इसमें कहीं ना कहीं श्रेय आपका भी है कि अपनी ट्यूनिंग बैठ रही है ना। तो बस छोटी सी बात है कि अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो बस इन वीडियोस को शेयर कर दिया करो। पूरा वॉइस चैप्टर है, पूरा नरेशन चैप्टर है, इकट्ठा है वो, है ना? तो सबके सब एक एक बार में चैप्टर पूरा हो जाएगा आपका। मैं वो मजाक से नहीं कर रहा कि हाँ एक चैप्टर के 2 एरर कराए और फिर छोड़ दिया। इसलिए अगर मैंने प्रॉमिस किया था, वॉइस और नरेशन 2 चैप्टर का 50 नंबर के चैप्टर थे और ये मैंने कर दिए हैं पूरे। ठीक है, अभी और भी है इसके अंदर, नरेशन में अभी एक वीडियो और भी आएगी मिनिमम। तो अगर आपको लगा है कि हाँ कि फ्री में बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल करा दिया है, खास करके ये 2 चैप्टर का जो मेंस में 50 नंबर कंटेन करते हैं, तो आप इन वीडियोस को शेयर कर दिया करो बस भाई। इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तुमसे, ठीक है? चलो जी, आ जाओ। द स्टूडेंट सेड हाउ स्टूपिड दिस क्वेश्चन इज, हाउ स्टूपिड दिस क्वेश्चन इज। ठीक, आओ इसको बना लेते हैं अपन। द स्टूडेंट नहीं, यहाँ पे देखो टीचर होना चाहिए था। टीचर तो क्या कहेगा, हाउ, यहाँ पे स्टूडेंट नहीं, यहाँ पे टीचर कर लो मेरे भाई, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर रह गया, टीचर कर लो। ठीक है, जैसे अपन ने एंगर वाला बना लिया, एक्सक्लेम विद जॉय वाला बना लिया, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो वाला बना लिया, ऐसे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी होता है एक।
अगर आपको लगे ना, मान लो ऐसा क्वेश्चन आता, व्हाट एन इजी क्वेश्चन, तो ये सरप्राइज के अंदर चला जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे अपन द टीचर कर रहे हैं इसको। सेंटेंस थोड़ा सा देखो, मैं ये नहीं कह रहा ग्रामेटिकली गलत है स्टूडेंट लिखने से, लेकिन ज्यादा बढ़िया रहेगा कि अगर टीचर से अपन ये सेंटेंस बनाते तो द टीचर। जैसे मान लो अब ये एक बार बार लड़का बीच में कमेंट कर रहा है, सर स्टाइल मारना कब छोड़ोगे, सर स्टाइल मारना कब छोड़ोगे, है ना। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन दिस इज, है ना, व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन, क्या बेवकूफाना सवाल है यार, ये मैं पढ़ाने आया हूं तो चुपचाप पढ़ लेना मेरे भाई, और नहीं पढ़ना तो क्यों टाइम खराब कर रहा है यार, मेरा भी और अपना भी, है ना। अच्छा नहीं लगता मेरे भाई, ऐसे अगर कोई नियत से आए पढ़ाने तो उसको पढ़ा लेने दिया करो, ऐसे क्यों फालतू कमेंट करते हो, है ना। तो अब मैंने इसको ये बात बोल दी, तो द टीचर एक्सक्लेम्ड, द टीचर एक्सक्लेम्ड, द टीचर एक्सक्लेम्ड विद, the teacher exclaimed with anger, the teacher exclaimed with anger, the teacher exclaimed with anger या फिर angrily, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। द टीचर एक्सक्लेम्ड विद एंगर या एंग्रीली, ठीक, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, है ना। अब मैंने क्या कहा कि यहाँ पे हाउ से सरप्राइज दिखा रखा है, मतलब हाउ से एक्सक्लेमेशन दिखा रखा है ना, जैसे पिछले में वट से दिखा रखा था, तो हाउ और वट यूज नहीं होंगे, कंजंक्शन वही आपकी दैट ही यूज होगी, कंजंक्शन वही दैट ही यूज होगी, है ना। द टीचर एक्सक्लेम्ड विद एंगर या एंग्रीली दैट। अब देखो यहां से गेम शुरू हो गया। अब एक चीज समझना, यहां पे स्टूपिड है एडजेक्टिव, क्वेश्चन है आपका सब्जेक्ट, इज है आपकी मेन वर्ब, और ये एडजेक्टिव काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, और ये दिस है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और आपको पता है ये जो दिस है ना, ये दैट के अंदर चेंज हो जाता है। ये दिस किस में चेंज हो जाता है, ये दैट के अंदर चेंज हो जाता है। ये दिस किसके अंदर चेंज हो रहा, ये दैट के अंदर चेंज हो रहा मेरे भाई। कहानी आगे समझ में क्या कहना चाह रहा हूं। द टीचर एक्सक्लेम्ड विद एंगर, द टीचर एक्सक्लेम्ड विद एंगर या एंग्रीली, ये दिस किस में चेंज होता है, दैट में। अब एक चीज समझना, ये वाला जो दैट है, ये तो बेसिकली कंजंक्शन की तरह से काम कर रहा है, ये दैट काम कर रहा है कंजंक्शन की तरह से, और ये वाला जो दिस है ये भी तो दैट में चेंज होगा ना। तो यहां पे बेसिकली दो दैट आ जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे दो दैट। कुछ आई बात समझ में। तो ये वाला दैट आ रहा है कंजंक्शन के लिए, और ये वाला जो दैट आ रहा है ये आ रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होने की वजह से। कुछ आई बात समझ में कि आपको ये दो क्लॉज लिखने थे। ये फर्स्ट दैट तो मैंने कंजंक्शन के रूप में लगाया, और सेकंड दैट मेरे पास आया यहाँ दिस से। बच्चा जब ऑप्शन में दिखेगा ना दो दो दैट इकट्ठे, वो इस ऑप्शन को टिक ही नहीं करेगा, पागल हो जाएगा, अरे ये कैसे हो सकता है। तो ध्यान रखना, दो दो दैट इकट्ठे भी आ सकते हैं। ये वाला जो दैट है ये कंजंक्शन के लिए आ रहा है, और ये वाला जो दैट है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कहानी आ रही समझ। सुनने में अजीब लगेगा, जैसे लड़का कह रहा सुनने में अजीब लग रहा है ये एकदम सही मेरे भाई। द टीचर एक्सक्लेम्ड विद एंगर या द टीचर एक्सक्लेम्ड एंग्रीली दैट वाज अ स्टूपिड क्वेश्चन। समझ आई कहानी। दैट के बाद क्वेश्चन आ जाएगा मेरे भाई। दैट क्वेश्चन वाज। अब मैंने क्या कहा, जब भी वट या हाउ से जब एक्सक्लेमेशन दिखाओगे तो एक इंटेंसिटी बढ़ाने वाला वर्ड लिखोगे। पिछली बार नॉनसेंस नाउन था, नाउन की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आपने एडजेक्टिव लगाया। ये स्टूपिड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या लगेंगे, एडवर्ब लगेंगे। एडवर्ब लगेंगे तो इस बार आप लिखोगे वेरी स्टूपिड। इस बार आप क्या लिखोगे, वेरी स्टूपिड। कहानी आगे समझ में। देखो इन लास्ट वाले दो सेंटेंसेस में मैंने आपको खास करके क्या बताया कि वट और हाउ से भी एक्सक्लेमेशन शो होता है, लेकिन ये यहां नहीं लिखे जाएंगे, कंजंक्शन आपकी दैट ही आएगी। वट या हाउ से जब एक्सक्लेमेशन शो किया जाए तो एक इंटेंसिटी को बढ़ाने वाला वर्ड आएगा। जैसे पीछे नॉनसेंस नाउन था तो एडजेक्टिव लगाया मैंने, अब स्टूपिड एडजेक्टिव है तो यहां मैंने एडवर्ब लगा लिया। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी, हाँ क्वाइट स्टूपिड भी लगा सकते हो भाई, क्वाइट स्टूपिड लगा सकते हो, वेरी स्टूपिड लगा सकते हो, है ना। जो भी आपको इंटेंसिटी बढ़ाने वाला एडवर्ब लगे वो भी लग सकते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, इस क्वेश्चन में क्या खास बात थी, इस क्वेश्चन में ये खास बात थी कि यहाँ पे दो दो दैट इकट्ठे आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, एक तो कंजंक्शन की वजह से, और एक इस दिस के दैट हो जाने की वजह से। कहानी आ रही है समझ में।
इस वजह से यहाँ 2-2 दैट आएंगे, बच्चे को दिखने में अजीब लगेगा, बच्चा इस क्वेश्चन को गलत कर लेगा। तो इसके साथ भाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो गए हैं पूरे। आप कोशिश करिए कि एक बार में चीज समझ आ जाए, और नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी वीडियो, दोबारा देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जितना आपको अच्छा लगे। जब तक आपको ये नहीं लगे ना यार अपने पास क्लैरिटी आ गई इस कॉन्सेप्ट की, तब तक इन वीडियोस को देखते रहो, ठीक है मेरे भाई। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कुछ नहीं, छोटा सा काम करना है बस, पूरा का पूरा वॉइस चैप्टर हो गया, एक वीडियो और आएगी, नरेशन भी पूरा हो जाएगा। तो आप इन वीडियोस को शेयर कर दो, दैट्स इट, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं अब अपन अगली क्लास के अंदर। आज के लिए गुड नाइट।